morning, children. Welcome to online class. And this is a class of class 8, SST. And we will learn about civics. Chapter number 24, the Constitution and the need of law. Chapter number 24, the Constitution and the need of law. We all know that we already learned about history from first chapter and geography, the first chapter. So before I'm going to start this online class, I'm going to tell you some precautions which is very important to keep protect from the COVID-19 disease, which is very dangerous for all of us. So as usually, I'm going to tell about the precautions that hand your wash your hand daily. Always keep away from the stranger person who is go out of your home. आपके घर से जाने वाले व्यक्ति उनसे आप थोड़ा अलग रखें, उनको एहतियात बरतने के लिए कहें. ये सभी टाइप के प्रिकॉशंस को अपनाकर आप कोविड-19 जैसी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं. And now come on the topic, that is the Constitution and need for law. It is a request to all the students, please keep your book in front of you because this will help for you when I will teach you this chapter number 24. Because this chapter is very important. आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपना बुक को सामने रखें. ये आपको पढ़ने में बहुत मदद करेगा. मैं जो आपके सामने जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा अच्छी तरह से जो है वो डिटेल करने का. तो ये आपको मदद करने में मैंने जो टॉपिक लिखा हुआ आपके बुक में है कि नहीं. So before I'm going to start this class, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा. तो वो छोटा सा एग्जाम्पल आपको बहुत ही हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में. Almost all the students know about the football game. लगभग सभी लोग जो है फुटबॉल गेम खेले होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे. आपने एक चीज को देखा होगा, only goalkeeper is allowed to टच द बॉल. सिर्फ गोलकीपर को ही अलाउ होता है बॉल को टच करने का. और एक नियम बनाया गया है फुटबॉल, जैसा कि नाम से ही विदित है कि फुटबॉल पैर से खेलने वाला एक खेल है जिसमें सारे खिलाड़ियों को, सिर्फ गोलकीपर को छोड़कर सारे खिलाड़ियों को लिए नियम अलग होता है. वो सभी पैर से ही उनको मारते हैं. ठीक उसी प्रकार अगर हम क्रिकेट को लेंगे तो क्रिकेट में भी अगर हम देखते हैं तो क्रिकेट में नियम चेंज हो जाता है. वहां पैर से नहीं, इन चीजों को हाथ से खेला जाता है. ठीक उसी प्रकार जब भी हमारे पास नियम होंगे, लिखित होंगे, तो हम सभी नियम के अनुसार ही चल पाएंगे. अगर किसी चीज का अगर कोई नियम ही न रहे तो जरा सोचिए कि किसी चीज को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उस पर चल पाएंगे और किसी चीज को मान पाएंगे. अगर हम इस चीजों को देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बिना नियम के कारण कोई भी व्यक्ति के लिए अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं है. जो व्यक्ति अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राइट्स के लिए अधिकार उठाता है, एंड बिकॉज ऑफ द सम इंटेलेक्चुअल पर्सन, कुछ इंटेलेक्चुअल पर्संस के द्वारा उनको जो है वो हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, उनको ये ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता है. इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर नियम बना है कि उसको पैर से ही खेलना है तो सारे खिलाड़ी पैर से ही खेलेंगे, हाथ से नहीं खेलेंगे. अगर हाथ से अगर किसी को टच होता है तो फाउल माना जाएगा. ठीक उसी प्रकार आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एंड द नीड ऑफ लॉ. मतलब आखिरकार नियमों की हमें आवश्यकता किस लिए पड़ी, क्या कारण था कि हमें नियम जो है वो जरूरी था. हमारे पास क्या ऐसा कारण था.
हम अच्छी तरह से जानते हैं in ancient time there was no any type of written records, there was no any type of rules and regulations, there was no any type of principles who regulate any governance, any ruling condition. हम अच्छी तरह से जानते हैं पहले हमारे पास कोई ऐसा लिखित चीज नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई नियम नहीं था जिस पर हम लोग मानकर कोई सरकार चला सके, कोई राजतंत्र चला सके. So because of that, if as a king, इस सभी कारणों से अगर एक राजा होता था तो by the help of some intellectual person and by the help of the mutual understanding, he solved the problem. वो अपने सभी मंत्रियों की मदद से, उस इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की मदद से कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था. कोई नियम ना रहने के कारण हर व्यक्ति के साथ अपना एक अलग ही उनका व्यवहार रहता था और जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन हमेशा रहता था और लोग ये नहीं समझ पाते थे कि हाँ जो नियम क्या कहता है वो कहीं लिखित नहीं है जिसको पढ़ के हम लोग जान सके, जिसको सुन के हम लोग जान सके, तो ये नियम कहां तक सही है. सो इसके लिए एक लिखित संविधान की जरूरत पड़ी. सो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम सभी जानते हैं कि एंशिएंट टाइम से पहले चोलास, राजपूत, मुगल, तुर्किश, मंगोल, ये सारे लोग हमारे भारत जैसे देश पर राज किए, जिनकी अलग अलग डाइवर्सिटी के कारण हमारा आज देश जो है वो कहा जाता है इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. हमारा एक डाइवर्सिटी का इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत विविधताओं में एकता का देश है. जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था, एट दैट ईयर स्टार्टिंग वहीं से हो गई थी. कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का जो लेवल था वहीं से तैयार हो गया था. तो आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या. तो छोटे से शब्द में कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न. एक ऐसी लिखित किताब, एक ऐसा लिखित नियम, एक ऐसा सिद्धांत जिस पर कोई भी देश, कोई भी पब्लिक इन चीजों को मानकर वहां की सरकार को चलाता है, वहां की सरकार को इलेक्ट करता है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. एंड लॉ आर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू देम. और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से यही लॉ, रूल्स और रेगुलेशन जो है वह बनाया जाता है. एज वी ऑल नो दैट द ड्राफ्टिंग कमिटी हैज मेड and the chief executive of the drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. जैसा हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था और एक ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन के जो सचिव थे वो थे डॉक्टर B.R. Ambedkar. And after he made with the help of some intellectual person और कुछ विद्वानों के द्वारा मिलकर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण किया एंड दैट वाज एक्सेप्टेड इन द ईयर ऑफ 1949, 26 नवंबर. तो 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया एंड इट वाज इम्प्लीमेंट इन 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया. देयर वाज अ स्टोरी बिहाइंड इट. That was from the ancient time when our India ruled under the leadership of the British government. यह बात है उस समय की जब हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हमारा भारत था. कांग्रेस अधिवेशन जब भी चल रहे थे तो लाहौर अधिवेशन के दौरान हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग को देखते हुए 26 जनवरी को
यह घोषणा कर दी गई थी कि यही 26 जनवरी भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी दिवस को, इसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिवस यह तय किया गया कि इसी दिन हमारा संविधान लागू होगा। नाउ see here the constitution also deal with the composition of the government with details, explain the different organ, legislative, executive and judiciary system। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है और भी हमें बताती है, वह हमें दिखाती है, विस्तार करती है कि हम किसका क्या काम है। जैसे कि हम अच्छी तरह से जान रहे हैं तो ऑर्गन्स आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिका, न्यायिका और विधायिका। इन लेजिस्लेटिव rules and regulations are formulated and they implemented as an executive and they chose and made by the and doing process as a judiciary system। legislative में हमारा नियम कानून पारित होता है, यहाँ बनता है और इसी चीज को judiciary system जो है वह देखते हैं। Now और the second topic is importance of constitution। क्या जरूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। Dear student, all of us we know that rules and regulation, duties and principle, they all are made for the welfare of society। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नियम, कानून, सिद्धांत बनता है तो वह सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही बनता है। तो सोसाइटी में जितने सारे लोग होते हैं उनको सारे इन चीजों को, नियम को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। इट कंटेन द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर, ऑर्गन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऑर्गन्स कौन कौन है जो काम करते हैं, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये सारी चीजों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एंड इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गन्स। इट इज अ टाइप ऑफ थिंग दैट इट ऑलवेज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यू ऑल नो दैट यही तीन भाग है, यही तीन अंग है, यही तीन इंस्टीट्यूशंस है जिनको लेकर के हमारा भारतीय संविधान चलता है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये सारे रिलेशनशिप को इन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया गया है। इसकी महत्वाकांक्षा, इसकी महत्ता इसी से है। इट हैज चेक द बैलेंस, ये इन तीनों में बैलेंस को भी चेक करता है। इट जनरेट्स सर्टेन राइट्स टू माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। Dear student, all of us we know that the many types of peoples which live in India। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे भारत में रहते हैं। इंडिया एज ए लैंड ऑफ अ लार्ज वास्ट डाइवर्सिटी। एक बहुत अच्छी तरह से हम ये भी समझते हैं कि भारत हमारा विविधताओं का देश है, वेयर जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट बर्थ प्लेस के लोग जो है यहाँ रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट सम ऑफ द माइनॉरिटीज लाइक द मुस्लिम, कुछ ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनको हमारे संविधान में, जिनको हमारे जो संविधान एक लिखित ऐसा तथ्य है जिसमें यह दिया गया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें दी गई है जिसके कारण जो कुछ एक्ट दिए गए हैं, कुछ धाराएं उनके लिए दी गई है जिसके कारण वे अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। Now the next topic is, it is the last, it is the second last topic of this class। ये second last topic है इस class का। So all of you see, सभी लोग यहाँ देखेंगे need for law। Need for law, dear student, all we know that rules and regulation which is always help to a person, to a public, to a country। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नियम, सिद्धांत, कानून, ये सभी सारे लोग जो है हमारे समाज के लिए रक्षा के लिए बने हैं। और ये सभी चीजें जो है एक
गवर्नमेंट को, एक सरकार को चलाने में जो अच्छी तरह से मदद करती है। और in the ancient time, from the ancient time, many of the social evils that are practicing in our country, so that is why we are very unfortunate to do such kind of activities, and for such kind of activities, but also people facing the humanities। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत ऐसे विशालकाय देश में बहुत सारे ऐसी जो है वो सोशल एविल्स जो है होती आई हैं, जैसे कि हमारा डॉरी सिस्टम हो गया, फीमेल प्रोस्टिसाइड हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ये सभी सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो धीरे धीरे जो है वो फैलती है, एंड दैट वाज इट इज द नीड, और यही था सबसे मस्ट आवश्यकताएं क्या कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। बिकॉज ऑफ दैट, उसके कारण जो है इन सारी चीजों को स्टॉप करने के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, सिद्धांत बनाए गए, और जिसमें हमारे भारत सरकार ने बहुत सारे मदद किया। और इस चीजों को फॉलो करके हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, ये सभी चीजें जो है हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर ये चीजें लोग करते हैं तो वो है दंडित के भागे, दंड के भागे होंगे। उसी में से कुछ हमारे पास जो अभी आया है वो है हमारा डॉरी सिस्टम। आज हम डॉरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये आखिरकार डॉरी सिस्टम ये है क्या? देखिए, डॉरी सिस्टम is a kind of a system which, when a time period of a marriage, when a girl's party always give as a gift to the boys party। डॉरी सिस्टम इस प्रकार की प्रथा है, दहेज प्रथा, जिसमें पुराने जमाने से ही लड़की पक्ष के लोग एक गिफ्ट के तौर पर लड़के पक्ष को देते हैं। बट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इसके कारण इन टुडेज सिनेरियो, आजकल के सिनेरियो में, दिस वाज अ सिंबल ऑफ अ सोशल डिग्निटी, एक समाज का डिग्निटी बन चुका है, सामाजिक प्रतिष्ठा बन चुका है, और दैट वाज नॉट गुड फॉर अस, और जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। दैट इज ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल टू पीपल, जेंडर टू जेंडर। ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा जो है वो विभिन्नताएं जो है दर्शाता है, लोगों से लोगों में, जेंडर से जेंडर में। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो डॉरी सिस्टम है, इट इज नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा नहीं है। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा में जब ये सभी चीजें एक गिफ्ट के तौर पर एक लड़की के द्वारा, लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को दिया जाता है, तो सिर्फ स्वेच्छा से दिया जाता है। लेकिन आज जो हमारा सिनेरियो बन गया है हमारे देश का, वह एक सामाजिक प्रतिष्ठा उससे जोड़ दिया गया है, और यही कारण है कि लड़कियों को लोग आज बर्डन के रूप में समझने लगे हैं। और बर्डन के रूप में समझने के कारण जो लोग हैं वो इसकी एक तरह तरह की चीजें जो है वो सामने होने आए हैं। वे लोग मेंटली जो है वो टॉर्चर करना शुरू करते हैं लड़की को। अगर दहेज कम मिलता है, अगर लड़की पढ़ी नहीं लिखी हो, तो उसको फिजिकली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लड़के पक्ष की तरफ से जो मेंटली और फिजिकली टॉर्चर जो है वो किया जाता है, तो ये अभी रेशियो निकाला गया, तो इस रेशियो से देखा गया कि इतने सारे जो परसेंटाइल जो चीजें आई, वो सब इसी कारण आए कि डॉरी सिस्टम में ये जो चीजें थी एज ए गिफ्ट के रूप में देने के लिए, तो ये लोगों का मन और भी ज्यादा बढ़ता चला गया, और वो खुद से ये सभी सारी चीजों को अपने विशेष से जोड़ने लग गए, जिसके कारण ये सारा खामियाजा जो है हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा। एक मेंटली टॉर्चर के रूप में, फिजिकली टॉर्चर के रूप में वो लोग असॉल्ट होती गए, और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सो इसको रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट में एक एक्ट को, डाउरी सिस्टम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किया गया, वो 1961 में। इन चीजों को रोकने के लिए हमारे भारतीय समाज में भारतीय सरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट को लागू किया कि जो कि 1961 में यह एक्ट लागू हुआ, और इस एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का असॉल्ट, अगर हैरेसमेंट अगर औरतों के साथ करता है, तो उसे कुछ फाइन देने पड़ेंगे,
उसे जेल जाना पड़ेगा और साथ ही उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट में इस एक्ट 1961 का प्रादुर्भाव है और जो किया गया है। नाउ डियर स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही तक। ये हमारा पार्ट 1 था और इसमें कुछ हमारे जो चीजें हैं जो बच गए हैं, जिसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग से कुछ कहना है कि जो सारे क्वेश्चंस जो होंगे होपफुली आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो सिर्फ इस टॉपिक के रिगार्डिंग होंगे वही उसी को आप लोग करेंगे, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे क्लास शुरू करने से पहले इन चीजों को डिटेल कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए इसी क्लास के दौरान, ऑनलाइन क्लास के दौरान। सो तब तक के लिए आप अपना SW बनाएं और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लोगों को भी अवेयर करें, आप खुद भी अवेयर रहें। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें।